हेलो हेलो। अरे इतनी तेज आवाज़। हेलो हेलो। कुछ क्वेश्चन दिए थे ट्राई करने को, किए क्या? हाँ, एक सेकंड। कौन मुझसे भी पढ़ने वाला है? समझ ही नहीं आ रहा है। ब्रांच ब्रांच वाले कौन है? तो जवाब दो ना फिर। क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन करने को बोले थे। हाँ, कल की क्लास देखी थी तो आज क्या घंटा समझ में आएगा? क्यों बैठी हो? लगा मतलब? नहीं नहीं, वो छोड़ दो यार, फ्री वाली फैच है। मुझे कौन सा को क्या मतलब है तुमसे कि तुम्हारा क्या था? पॉइंट ये है कि कल नहीं बैठे थे तो आज कोई समझ में क्या आएगा अभी? हाँ, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मुझे कंटिन्यूशन करना है तो मुझे एक वो चाहिए। कल के क्वेश्चन करके आओ कि नहीं, वो छोड़ दो। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड आफ्टरनून। मुझे बताइए कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे ब्रांच में, कल की क्लास देखी थी तुम लोगों ने? हाँ, कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? कौन से क्वेश्चन दिए थे? एक 8 दिया था। 8 नहीं दिया था, सॉरी, 19 दिया था। डेटर्स मेथड का ना? नाइनटीन 19 दिया था। नहीं, 19 नहीं दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा? 17, 22, 8, 4, 19 है ही नहीं। तुम पता नहीं 19 19 कर रही हो। 22 ट्राई एट होम आफ्टर क्लास लिखा हुआ है। 22 दिया था। बन गए 22? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बन गए 22? ओके, 22 करना है क्या? तो मुझसे बेटर ये है कि मैं घर पे ही क्लास ले लूँ, ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट सामने बच्चा नहीं होता तो कैंटीन में डीमोटिवेशन नहीं मिलता। स्टूडेंट होता है ना तो डीमोटिवेशन मिलता है। मेरे को नहीं चाहिए तुम लोगों का रीज़न। पॉइंट ये है, रैपिड रिवीजन बैच है, फालतू बात करने नहीं आए, है ना? सीए फाइनल की बैच खत्म होती है 11:15 बजे, 11:30 बजे तक पहुंचना पड़ता है। ना खा के आया हूँ, ना पी के आया हूँ, ना नहा के आया हूँ। सच बताऊँ तो 11:15 बजे मैं सीए फाइनल की क्लास खत्म करता हूँ। और कैसे भाग के आया हूँ ये मैं जानता हूँ, फेस टू फेस के चक्कर में। अभी ऐसा लग रहा है अखर गया, घर से ले लेता, इसलिए इतना लेट हो जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर 11:15 तक सीए फाइनल की क्लास लेता हूँ और इस फ्री वाली बैच के लिए इतना भाग के आया हूँ। अब अगली बार से अपने घर से क्लास होगी, फेस टू फेस नहीं होगी। इतना मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि सबको फेस टू फेस का जचता नहीं है। और फिर ऊपर से शक्लें ऐसी दिख जाएं कि, तो फिर मेरा डिमोटिवेशन हो जाता है कि अरे यार इतना 1 आधा घंटा ट्रैवल करके आया और अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। गलती हो गई, मैंने अभी आ गया तो चलो ठीक है। आज की आखिरी क्लास है फेस टू फेस, उसके बाद सारी क्लासेस लाइव होंगी। माफ़ करिएगा, लाइव ही होगी, क्योंकि मैं वो तकलीफ हो रही है। मैं ना नाश्ता करके आया हूँ, ना कुछ करके आया हूँ इस क्लास के चक्कर में। और ऐसे चेहरे से दिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सो मैं अभी ऑनलाइन बच्चों का बैठ देख लेता हूँ। 22 हो गया, सभी बच्चे मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं 22 हो गया तो बात खत्म। 22 के अलावा और क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन बोला था। 22 के अलावा 8 नंबर क्वेश्चन बोला था। डेटर्स मेथड क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया।
जीनल, क्वेश्चन 4 में क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस में डाउट है। 4 दिया था क्या? 4 क्वेश्चन 4 ट्राई, अच्छा उसमें इंश्योरेंस में डाउट है। तो पहले 8 पे बात कर लेते हैं, मैं अभी 8 पे खड़ा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डन, 8 हो गया। आप में से किसी को प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 में? सबसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 डन हो गया। 4 में क्या प्रॉब्लम? इंश्योरेंस का क्या पॉइंट बताओ ना, कहां पर है इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस में डाउट है, इंश्योरेंस में डाउट है। ये कौन पगला आदमी है सर XYZ वाले क्वेश्चन में? अरे XYZ वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर तो होगा नालायक, XYZ वाला क्वेश्चन। तेरे लिए मैं XYZ वाला क्वेश्चन ढूंढूंगा क्या बैठ के? क्वेश्चन नंबर 4 में इंश्योरेंस वाला पॉइंट क्या है, कहां पर है? एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च, एनुअल इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च। अच्छा 2400। और कहां पर है? प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ओपनिंग 150, है ना? कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, पेटी कैश और एनुअल। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे हो गया है आई थिंक। रेंट जो है वो है 2000, सैलरी 2400, पेटी कैश 1000, एनुअल इंश्योरेंस 600, यही है ना? एनुअल इंश्योरेंस 600, कैश पेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, फॉर एक्सपेंसेस, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 150 तो आएगा डेटर्स मेथड में ब्रांच में। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस असेट और लाइबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर एनुअल इंश्योरेंस अप टू मार्च 600, और ये लिखा है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो ये तो 2 कैश में आ जाएगा इसका टोटल मिला के। इसका टोटल करिए एक बार, 2, 24, 1 और 6, ये 6000 हो रहा है क्या? हाँ, तो 6000 रुपये ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में 2 कैश, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हुआ है। हाँ, उसके बाद बस लास्ट में अगर आप इसका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट बनाओगे, प्रीपेड, तो प्रीपेड में कुछ ऐसा आएगा, ये आया ना अप टू 31 मार्च 19, और हमारा ईयर एंडिंग क्या है? दिसंबर 18। तो बस आप एक काम करो, 600 डिवाइडेड बाय 12, इसके कितने मंथ एक्स्ट्रा हैं? 3 महीने निकालो। 150 अगेन क्लोजिंग में आएगा, क्लोजिंग असेट में आएगा। तो ओपनिंग असेट 150, क्लोजिंग असेट 150, और 2 कैश के फॉर्म में 600 आ गया। दैट्स इट, यही होगा। ऐसा ही कुछ किया हुआ है, चेक करो, कुछ और किया हुआ है, देख के आए ना अगर डाउट है तो क्या किया हुआ है? वैसे ही किया हुआ है ना बेटा, वैसे ही तो किया हुआ है। ये रहा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये वैसे ही तो किया हुआ है। दैट्स इट, सिंपल सिंपल, ठीक है। सो ये आपकी बन गई ओपनिंग असेट। ये तो कैश सेंड टू ब्रांच आ गया, 600 रुपए इस 6000 का पार्ट बन गया, और इसी का ये बन गई आपकी क्लोजिंग असेट। सिंपल, क्लोजिंग असेट अपन क्लोजिंग असेट में लिखते हैं, और कुछ होगा ही नहीं। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 4 में? नहीं, मतलब बन गया कि और कुछ चीजें हैं इसमें? बन गया, मैं ट्राई तो नहीं करवाऊं ना? ओके, सो वंस अगेन आई एम आस्किंग एवरी पर्सन, ऑनलाइन वाले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा 8 दिया था, आप लोग बोल रहे हो 8 भी हो गया। इफ यू वांट आई कैन सॉल्व, इफ एनीबडी वांट्स, अगर मुझे मेजोरिटी बोलेंगे तो मैं सॉल्व भी कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप में से किसी ने ट्राई किया? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 8, हो गया। ओके, ब्रांच कैश में कौन सी आइटम आएगी क्वेश्चन 4 में? क्वेश्चन 4 में ब्रांच कैश में कौन सी आइटम आएगी? ब्रांच कैश में कौन कौन सी आइटम आएगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैश के दो अकाउंट बनेंगे, एक पैटी कैश, ब्रांच का एक पैटी कैश बनेगा और एक अलग से ब्रांच कैश बनेगा। ब्रांच पैटी कैश और ब्रांच कैश दोनों अलग अलग होते हैं। पैटी कैश छोटे मोटे खर्चे करने के लिए और एक कैश जिससे बड़े बड़े खर्चे होंगे। तो एक पैटी कैश का ओपनिंग लिखा है, उसके बाद कैश सेल वाला आइटम आएगा ब्रांच कैश में, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा ब्रांच कैश में, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्ट नहीं, ये कुछ नहीं आएगा, नहीं, पर ये डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट में जरूर आएगा। ये वाला आइटम ब्रांच अकाउंट में जरूर आएगा। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को ब्रांच के बिहाफ पर कैश मिला तो हेड ऑफिस बोलेगा वाह मुझे कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। उसके बाद कैश में और क्या आएगा? कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। यस, एक्सपेंसेस करने के लिए, तो ये भी ब्रांच कैश में आएगा, ये भी ब्रांच कैश में आएगा। फिर पेटी कैश, हाँ ये 1000 पेटी कैश में आएगा, बाकी का 6 में से 1000 हटा दो, बाकी का कैश में आएगा। 1000 जो होगा वो पेटी कैश में आएगा और 6000 टोटल दिया है ना, तो 6000 में से 1000 पेटी कैश में आएगा और 5000 ब्रांच कैश में आएगा। पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच, खर्चा किया तो पेटी कैश के क्रेडिट साइड, पेटी कैश के क्रेडिट साइड, तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर्स में करवेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर्स मेथड में आ जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ये ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। करवाऊं क्या क्वेश्चन अगर ट्राई नहीं किया तो? हाँ अरे हाँ या ना भी नहीं बोलते? नहीं, ओके ठीक है बॉस। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में कैश अकाउंट बताना, क्या क्या बोला अभी मैंने, क्या क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस नहीं है कुछ भी। कैश सेल्स कितना? 1,30,000। नेक्स्ट डेटर्स, ये ब्रांच कैश ही है, मैं ब्रांच लिखना भूल गया बेटा, ब्रांच कैश ही है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 35,000 और हाँ तो कैश एक्सपेंसेस करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, वही बोल रहे हो ना? कहाँ लिखा है कैश एक्सपेंस ब्रांच ने किए? कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो पहले सेंड कर लेते हैं फिर एक्सपेंस कर लेंगे। सेंड कितना किया? 5000, यही ना? फिर एक्सपेंस कर लिया 5000, ऐसा। उसके बाद और क्या? आई थिंक बस, कैश में और कुछ नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा रेमिटेंस। यहां से हमें रेमिटेंस टू हेड ऑफिस कितना, देखो 160 और ये 165 हमारे डेटर्स अकाउंट, डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, ये आएगा। ये निकालने के लिए अपन ने कैश अकाउंट बनाया। क्लोजिंग कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वो दिया ही नहीं है और ब्रांच अपने पास कोई कैश का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन ही नहीं करता। इसी तरीके से पेटी कैश अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। ओपनिंग कितना? 500। क्या भेजा? सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, हाँ तो ये वही हेड ऑफिस ने कैश भेजा कितना?
पर उसने स्पेंड कितने किए, 850, तो क्लोजिंग आ जाएगा कितना, 650 आपका ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में एसेट दिखेगी। समझा कि नहीं? ठीक है, और क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट के फॉर्म में इस क्वेश्चन में? डेटर्स ओपनिंग दिख रहा है, डेटर्स क्लोजिंग दिख रहा है। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग जब दिख रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत है क्या? एज सच नहीं लग रही है ज़रूरत, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग ही आता है बस, तो एज सच ज़रूरत लग नहीं रही है। डेटर्स अकाउंट चाहे तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। अच्छा, क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ है, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स भी दिया हुआ है। अरे नहीं, डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है। नहीं नहीं नहीं, डेटर्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। और क्या बनाना पड़ेगा इसमें? स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया है क्या? अरे वाह, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बस इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ब्रांच स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांच डेटर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट। सिर्फ पेटी कैश बना दिया, और क्या बना दिया, कैश बना दिया। अब मैक्स टू मैक्स बस इंश्योरेंस का वो खर्चा करने की ज़रूरत, वो मैंने बता दिया था वो कैसे बनेगा, दैट्स इट। इसमें बाकी वर्किंग नोट बनेंगे ही नहीं, तो बहुत ईजी हो गया। कुछ क्लेम रिसीव हुआ है क्या इंश्योरेंस से? कोई बच्चा बता रहा है क्लेम रिसीव हुआ है, तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं क्लेम कहाँ रिसीव हुआ है। क्लेम बताना चाहिए ना बेटा। गुड्स कॉस्टिंग 1200 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, सम ऑफ ₹1000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम, हाँ तो ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा, रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो डेफिनेटली, नहीं तो इतना ढीलापंती नहीं होती। क्योंकि मैं आपको तो मेरे को नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, कितना है क्लेम? 1000, तो ये आपका आया रेमिटेंस, कितना? 166, रेमिटेंस 166। ये ऑनलाइन बच्चे बता रहे थे कि इंश्योरेंस क्लेम करके कुछ है, रेमिटेंस 166। ठीक है, कोई तकलीफ हो इसमें तो पूछो। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। कर लूँ क्या मैं, ब्रांच अकाउंट बना लूँ क्या? सर बोल रहे हो तो बना ही लो अब आप। ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या क्या आएगा? अरे इसमें तो ढीले मत बनो यार, मैं बार बार पेज थोड़ी पलटना पड़ेगा मुझे। स्टॉक कितना? कोई इनवॉइस प्राइस है क्या ये, या फिर इनवॉइस कॉस्ट एक ही है? कुछ बताया नहीं गया। हाँ सेम ही है। डेटर्स 4000, प्रीपेड 150, प्रीपेड 150 था ना। और कोई असेट? पेटी कैश कितना? और कोई फर्नीचर वर्नीचर कुछ दुनिया भर की चीजें? फर्नीचर 2000, और कुछ लाइबिलिटी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, और बस कहाँ गया यार सैलरी आउटस्टैंडिंग? कहाँ मुझे दिखाओगे कहाँ पर है, कौन सी लाइन? अच्छा ये रहा सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है ठीक है। अभी ये तो हो गया, अब एक एक करके चलो। 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 80, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, और आगे 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 जल्दी एक एक करके डिस्कस करके देखते हैं।
पहला आइटम हो गया, दूसरा आइटम हो गया, तीसरा डेटर्स की ज़रूरत नहीं है, डेटर्स क्लोजिंग में कर देते हैं यहीं से यहीं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपका ना सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे होना चाहिए। एक आइटम आया कहाँ डालना है डालो, दूसरा आइटम आया कहाँ डालना है डालो, तीसरा आइटम आया कहाँ डालना है नीचे डालो। ऐसा नहीं कि मतलब मैं पहले दूसरे आइटम ढूंढ लूँ, लाइन लाइन से जल्दी जल्दी चलते चलो। तो मुझे लगा तुम मुझे लाइन लाइन से बता रहे हो, पर लाइन लाइन से नहीं बता रहे हो, तो लाइन लाइन से बताते जाओ मुझे एक एक करके, ताकि मैं साथ साथ डालता जाऊँ। यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी एग्जाम में सॉल्व करने की। डेटर्स 4900। नेक्स्ट आइटम बोलो लाइन से। हाँ फर्नीचर, हाँ नेक्स्ट आइटम पेटी कैश, फर्नीचर हो गया, आगे प्रीपेड फायर हो गया, सैलरी हो गया, नेक्स्ट आइटम गुड सेंट हो गया, नेक्स्ट आइटम कैश सेल। सैलरी लिखा ना मैंने, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर, वो कैश अकाउंट में लिख दिया, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर कैश सेल अकाउंट में लिख दिया वर्किंग नोट बनाते वक्त। क्रेडिट सेल नहीं बनाने का अभी मुझे, मैं डेटर्स नहीं बना रहा हूं अभी फिलहाल, बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बना लिया, आगे कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू, हाँ ये आएगा, कहाँ आएगा ये, हेड ऑफिस बोलेगा मेरे को कैश मिल गया, मेरे को कैश अकाउंट डेबिट टू, किसका कैश है ये, ब्रांच का, तो टू ब्रांच मतलब बाय कैश। कितना 2000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स नहीं आएगा। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कितना कैश भेजा 6000। 6000 में से एनुअल इंश्योरेंस ये सब पैटी कैश का कितने भेजे, हाँ 1000 को पैटी कैश का भेजा, तो वो हटा दिया अपन ने, तो बाकी क्या भेजा अपन ने, टू कैश। यहां पर आएगा ना बेटा, वो तो वर्किंग नोट है ना मेरी बहन, वो तो वर्किंग नोट है ना, ये वर्किंग नोट है ना बेटा। कैश में हो गया मतलब मैं कौन सा मेथड करवा रहा हूँ, मैं डेटर्स मेथड करवा रहा हूँ जिसमें सिंगल अकाउंट बनता है, बाकी सब चीज़ें किसका पार्ट है, वर्किंग नोट। सिंगल अकाउंट है, ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, ये ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच है कि नहीं है ना, आएगा सिंपल, क्या टेंशन। तो टू कैश, कितना कैश भेजा 6000 रुपये, चाहे वो पेटी का भेजा हो चाहे किसी का भेजा ना, बस कैश भेजा ना 6000 रुपये का, उधर आ गया तो इधर नहीं आएगा, ऐसा क्या रूल है, वो ऊपर वर्किंग नोट है वो, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच मतलब बाय गुड्स सेंट करके ब्रैकेट में रिटर्न 1000। नेक्स्ट रिटर्न बाय डेटर, वो तो डेटर अकाउंट में चला गया, नहीं बना रहे अपन। स्टॉक क्लोजिंग कितना है, हाँ क्लोजिंग स्टॉक 5000। उसके बाद पेटी कैश स्पेंट बाय ब्रांच, तो वो पेटी कैश में आया था ना अपना, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा था 650। 650। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिशिएशन 10% पर एनम, तो फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लगाने के बाद नेक्स्ट फर्नीचर कितनी बचेगी वैल्यू, हाँ 1800, क्लियर 1800 वैल्यू बचेगी, ठीक है भाई। उसके बाद कैश रेमिटेंस, बाय कैश रेमिटेंस, ये वाला रेमिटेंस 166। और क्या बचा, प्रीपेड भूल गए, प्रीपेड 150। और देखें ओपनिंग में क्या था, स्टॉक था लिख लिया, डेटर था लिख लिया, प्रीपेड था लिख लिया, पैटी क्या था लिख लिया, फर्नीचर था लिख लिया। सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग का क्या होगा भाई, सैलरी कितनी दी हुई है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, सैलरी करने के लिए 2400 रुपये दिए, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 100 रुपये। इन्होंने क्लोजिंग में सैलरी नहीं दी हुई है क्या, हाँ मेरे हिसाब से या तो फिर इसका क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, पर निकालेंगे तो उसके लिए अगर अपन सैलरी अकाउंट बना लें रफ में, ब्रांच सैलरी बना दें, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था 100, है ना,
और सैलरी हमने कितना पे किया, सैलरी का पेमेंट कितना करना था हमें, 2400 का पेमेंट करना था। तो इसमें क्लोजिंग ओपनिंग का फंडा कैसे, इधर मालूम ही नहीं पड़ रहा है, चेक करें इसमें इन्होंने कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इन्होंने भी कोई लायबिलिटी नहीं लिखी है, मतलब कोई क्लोजिंग वगैरह दिया नहीं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिसिंग है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मिसिंग है और एक P&L में कितना जाता है वो मिसिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोजिंग अपन निकाल नहीं सकते। करिए इसको क्लोज एक बार, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट रुको। नेट प्रॉफिट 78 950, इसका चेक करते हैं कितना आया। 78 950 आ तो रहा है, सिंपल, क्या प्रॉब्लम, 78 950 आ गया। अब आप देख लो अपन ने क्या क्या किया। अपन ने एक कैश का अकाउंट बनाया जिसमें आप इंश्योरेंस क्लेम बताना भूल गए थे, तो रेमिटेंस अपना 166 हुआ। अगर मैं ये नहीं लिखता तो मेरा रेमिटेंस 165 होता, रेमिटेंस 165 होता तो मेरा प्रॉफिट गलत आता, 78 की जगह 77 आता, तो मैं भूल गया लिखना। उसके अलावा पैटी कैश, पैटी कैश को मैंने कैसे ट्रीट किया, अच्छा उसने कुल मिला के मेरे को 6000 का कैश भेजा था, उसमें से उसने बोला कि मैं पैटी के लिए मैं 1000 भेज रहा हूँ, बाकी मैं नॉर्मल भेज रहा हूँ, तो नॉर्मल मैंने वर्किंग नोट में 5000 नॉर्मल में डाल दिया और उसको पूरा खर्चा कर दिया, क्योंकि उसने खर्चा करने के लिए भेजा था। आप ध्यान से कुछ छोटी छोटी बात को समझो। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस भी करने ही पड़ेंगे उतने। तो रेंट के लिए दिया तो मैंने रेंट का खर्चा कर लिया एक्सपेंस, तो सैलरी के लिए दिया 2400 तो मैंने यहाँ पर 2400 लेकर मैंने खर्चा कर दिया, तो मुझे कैश मिला वही का वही मैंने खर्चा कर दिया, सिंपल। और टोटल उसने मुझे 6000 दिया, पर मैंने उसको बाइफरकेट करके बोला कि नहीं 5000 मुझे कैश मिला है और 1000 मुझे पैटी कैश मिला है, पर मैंने फेयर वर्किंग के अंदर बोला कि भाई मुझे ओवरऑल कैश ही दिया ना मैंने, क्योंकि ये खाता तो हेड ऑफिस बना रहा है, तो हेड ऑफिस मैंने तो 6000 दिया ना, बात खत्म, सिंपल सी बात। तो एक ये कैश में तकलीफें हुई होंगी डेफिनेटली, और एक प्रीपेड में तकलीफें हुई होंगी। तो प्रीपेड तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीपेड किस तरीके से होता है। सैलरी में मैं खुद उलझ गया, पर मेरे को मालूम पड़ा कि यार क्लोजिंग ना दिया है उन्होंने, ना उन्होंने P&L दिया है, तो छोड़ दो उसको, हटाओ, क्या ही करेंगे। अगर वो बोलता कि सैलरी पे किया 24 पर P&L में जाएगा 22, तो डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस निकलता और क्लोजिंग बैलेंस निकल के लायबिलिटी दिखती, पर उसने ना सैलरी के बारे में ना बोला है कि P&L में, ना बोला है क्लोजिंग, तो हम क्या ही करते, इसलिए छोड़ दिया सैलरी को। ऑलराइट, तो ओवरऑल ये हो गया आपका फंडा। उसके हिसाब से ऐसे करते, सैलरी अकाउंट बनता, ओपनिंग उसने लाइबिलिटी दी है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में आती है 100 रुपये, बोलता कि सैलरी का उसका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है अक्रूवल बेसिस पे वो बोलता कि 2000 रुपये है, जबकि उसने पेमेंट कितना किया है वो बता रहा है 2400 का पेमेंट किया है उसने, तो हमारा क्लोजिंग निकल आता कितना 21 माई, बल्कि 2000 नहीं बोलता क्योंकि वो 2400 है, तो वह डेफिनेटली इसके ऊपर ही बोलता। सपोज वो बोलता क्या बोलते हैं 2700 बोलता, सपोज 27 और 128, ये आपका क्लोजिंग कितना निकलता 400, आप क्लोजिंग में 400 लिखते, क्लोजिंग में कितना लिखते 400। एक बच्चा पूछ रहा है सर एग्जाम में कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने अभी तो करके बताया भाई, क्लोजिंग नहीं है और P&L नहीं है तो मालूम पड़ेगा ना, ये कॉमन सेंस से मालूम पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कि रट के जाना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। जैसे मैंने अकाउंट बनाया, अब जैसे फ्रेंकली आपने मेरे को भी देख लिया कि मैं भी उलझ गया कि यार सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्या करेंगे, तो मैंने अकाउंट बना के देखा, अकाउंट बना के देखा तो मेरे को 4 चीज़ें चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट, P&L। उसमें ओपनिंग और पेमेंट दिख रहा है, P&L भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है, तो मैंने बोला यार ये क्या तरीका है,
तो मतलब कुल मिला के नहीं आएगा, इग्नोर। यही एक कॉमन सेंस होता है बेटा, ऑनलाइन बच्चा या हो या कोई आप भी कोई, तो पॉइंट इज कि आप कोई आपको सपना नहीं आएगा एग्जाम में, मेरे को भी नहीं आया। मेरे को इससे मेरा एग्जाम्पल लो, मैं भी तो उलझ गया ना अभी, अरे यार सैलरी का क्या होगा, मैंने खाता बनाया, सिंपल। तो रियल लाइफ सिचुएशन को पहले समझो कि हाँ यार सर ने ये अप्रोच किया तो हमें भी यही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 डन। इसको एग्जाम टिक कर लो, देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि तुम इस क्वेश्चन में उलझ गए, मतलब डेफिनेटली इसको एग्जाम में देख के जाना जरूरी है। यस, और सब हो गया ना, बाकी तो 8th वाला भी हम बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, 8th वाला मतलब हम ट्राई ना करें तो अच्छा है, उसके बारे में कोई बात ना करे तो अच्छा है ना। हो गया होगा ना, ओके। तो 8th भी हो गया हो। 8th में कोई ऐसी चीज जो अच्छी लगी, 8th में कोई ऐसी चीज जो अच्छी लगी, या सब नॉर्मल थी? यहां पर भी पेटी एक्सपेंस तो है, नॉर्मल था क्या सब? बढ़िया। तो इसमें इनवॉइस प्राइस और वो लोडिंग वोडिंग का फंडा था कि नहीं था? था। गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल, था तो सही। तो ये रहे तो सही, इनवॉइस प्राइस लिखा तो है, तुम बोल रही नहीं था, तुमने क्वेश्चन नहीं किया, अब की बात है। हाँ तो फिर लोडिंग तो होगी ना, क्योंकि तुम्हें तो उसको आईपी अपोजिट साइड में लोडिंग दिखानी पड़ती है, कॉस्ट पे दिखाना पड़ता है ना बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 डन। सो इन दिस वे क्या मैं कह सकता हूं कि वी हैव डन विद द डिपेंडेंट ब्रांच? डिपेंडेंट ब्रांच डन। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच में दो चीजें, एक डोमेस्टिक एक फॉरेन। दोनों इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होंगी? डोमेस्टिक मेंटेन्स इट्स ओन books in reporting currency, reporting currency. Foreign maintains its books at foreign currency, at foreign currency। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे शुरू कर रहे हैं फॉरेन ब्रांच पहले, क्योंकि फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में। इससे पता चलता है कि फॉरेन ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच का मिलेगा आपको मेरी क्वेश्चन बैंक में, चाहे एग्जाम पास्ट एग्जाम हो, चाहे आरटीपी हो, चाहे एमटीपी हो। फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन भरे रखे हैं, मतलब फॉरेन ब्रांच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ब्रांच को पहले पढ़ते हैं। फॉरेन ब्रांच क्या है? फॉरेन ब्रांच मतलब जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉरेन करेंसी में मेंटेन करता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, उसके बुक्स फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहे हैं तो हमें उसका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि बुक्स पूरे फॉरेन करेंसी में मेंटेन हो रहे हैं तो इनकम्स फॉरेन करेंसी में दिख रही होंगी, एक्सपेंसेस फॉरेन करेंसी में दिख रही होंगी, असेट्स फॉरेन करेंसी में दिख रही होंगी, लाइबिलिटीज फॉरेन करेंसी, तो सारी चीजें कहां दिखती हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो अपन मुद्दे की बात ट्रायल बैलेंस पे ही ऊपर ही हिट करते हैं। मतलब मुझे उसकी हर एक एंट्री को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे हर एक उसके लेजर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मुझे लेजर के फाइनल बैलेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है टू कन्वर्ट ब्रांच ट्रायल बैलेंस
फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू रिपोर्टिंग करेंसी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो दैट, अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट रिपोर्टिंग में, रहने दो ना फॉरेन करेंसी में रहने दो, फर्क क्या पड़ता है, नहीं ऑब्जेक्टिव ये इसीलिए है क्योंकि जब वो रिपोर्टिंग करेंसी में आ जाएगा उसका ट्रायल बैलेंस, तो वो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी रिपोर्टिंग में होगा, दोनों को मर्ज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। सो दैट हेड ऑफिस कैन प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिपोर्टिंग करेंसी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव अंडर फॉरेन ब्रांच। अब फॉरेन ब्रांच दो टाइप की होती है, फॉरेन ब्रांच के टाइप्स दो टाइप की होती है, एक ईफो मतलब इंटीग्रल, एफओ मतलब फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ईफो, और एक होती है नीफो, मतलब नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। यहां पर इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, यहां पर इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल का बेसिक मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ, हेड ऑफिस से के ऊपर डिपेंडेंट किस रिस्पेक्ट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, नहीं वो तो इंडिपेंडेंट है ना, बुक्स तो वो खुद अपनी बना रहा है, अपनी एक्टिविटी करने के लिए, फंडिंग के लिए, डिसीजंस के लिए पूरी तरीके से हेड ऑफिस से जुड़ा हुआ, मतलब हेड ऑफिस ही उसकी डिसीजन मेकिंग लेता है, हेड ऑफिस ही उसके सारे डिसीजन लेता है, हेड ऑफिस से ही उसको गुड्स मिलते हैं, हेड ऑफिस से ही उसको फंडिंग मिलती है। ऑल द एक्टिविटीज एंड बिजनेस डिसीजंस, all the activities and business decisions of branch are dependent on head office। मतलब ब्रांच की अपनी कोई खुद का वजूद ही नहीं है, मतलब ब्रांच अपने सेपरेट बेसिस पर काम नहीं कर रहा है, ब्रांच पूरी तरीके से डिपेंड है हेड ऑफिस के ऊपर, ब्रांच अलग होके कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और नॉन इंटीग्रल मतलब इसका जस्ट उल्टा, मतलब यहां पर जो है दैट इज ब्रांच इज इंडिपेंडेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस, branch is independent in respect of decisions and funding, selling, purchasing। ये होता है इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। जनरली यहां पर जो एग्जाम्पल आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बताओ ऐसा कोई फॉरेन ऑपरेशन जो नॉन इंटीग्रल का हो, तो आप बोलोगे सब्सिडरी, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, या फॉरेन जॉइंट वेंचर कंपनी, या एसोसिएट कंपनी, क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, उनकी कंपनी अलग है, उनके डायरेक्टर्स अलग हैं, बस वो सब्सिडरी है हेड ऑफिस की, वो सेपरेट लीगल एंटिटी में है। अंडरस्टूड और नॉट? जबकि यहां का एग्जाम्पल ब्रांच, प्रॉपर एक ब्रांच विच इज नॉट a separate
लीगल एंटिटी जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, गाइस गाइस वॉइस इशू चल रहा है क्या? भाई साहब बहुत ज़बरदस्त वॉइस इशू आ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं जैसे दूरदर्शन चलता था ना बचपन में, वैसा आ रहा है। ओके ठीक है, अपन अपना बात करते हैं तब तक। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, तो दोनों अलग अलग टाइप की ब्रांच होती हैं। ऑब्जेक्टिव मत भूलना, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वर्ट करना, ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना, ट्रायल बैलेंस को रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना। तो उसके रूल्स क्या हैं, उसके रूल्स को पढ़ते हैं। यहां लिखेंगे रूल्स ऑफ कन्वर्जन, रूल्स ऑफ कन्वर्जन, और इसमें पहला आएगा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अगर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा तो हम उसके ट्रायल बैलेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? साइड में लिख लो कन्वर्जन ऑफ टीबी, ट्रायल बैलेंस। उसके ट्रायल बैलेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसमें जो भी मॉनेटरी असेट्स और लायबिलिटीज होंगी, मॉनेटरी असेट्स लायबिलिटीज, उसको क्लोजिंग रेट पर, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी क्या बताया था मैंने AS 11 पढ़ाते वक्त? मॉनेटरी मतलब डिटरमाइंड, फिक्स्ड इन अमाउंट ऑफ मनी, और नॉन मॉनेटरी मतलब नॉट फिक्स्ड। नॉन मॉनेटरी असेट लायबिलिटी स्पॉट रेट। स्पॉट रेट माने, स्पॉट रेट माने आपने इस असेट लायबिलिटी को फर्स्ट टाइम जब जिस रेट पे बनाया था उसी रेट पे। रेट क्या बोलते हैं इसको? प्रिवेलिंग ऑन ट्रांजैक्शन डेट। प्रिवेलिंग ऑन ट्रांजैक्शन डेट। तीसरा मॉनेटरी असेट लायबिलिटी, नॉन मॉनेटरी असेट लायबिलिटी। उसके बाद क्या? असेट लायबिलिटी तो खत्म हो गई। क्या ट्रायल बैलेंस में सिर्फ असेट लायबिलिटी आती है क्या? नहीं, इनकम और एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू आइटम्स मतलब ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू आइटम्स, ऑल इनकम्स और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू आइटम्स। तो रेवेन्यू आइटम्स को किस रेट पर? एवरेज रेट पर। एवरेज रेट मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर एवरेज रेट दिया हो तो अच्छी बात है क्वेश्चन में, नहीं दिया हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। चौथा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग कैपिटल, अगर ये सब दिए होंगे तो इसके लिए ओपनिंग रेट।
ओपनिंग रेट। पांचवा, हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस एंड गुड्स, हेड ऑफिस अकाउंट बैलेंस एंड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये क्या होता है? ब्रांच फॉरेन है, मतलब इंडिपेंडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब उसके खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, तो उसने जब जब गुड्स लिए होंगे तो इसने एंट्री की होगी गुड्स रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। मतलब ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का खाता दिख रहा होगा, ब्रांच की बुक्स में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस का खाता दिख रहा होगा, और इसी का अपोजिट बैलेंस हेड ऑफिस के खाते में, हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा होगा। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या दिख रहा होगा? ब्रांच का अकाउंट। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या दिख रहा होगा? गुड्स सेंट अकाउंट। तो इसके लिए कोई रेट नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? एट एक्चुअल बैलेंस अपीयरिंग इन हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स। हेड ऑफिस के रिकॉर्ड्स में क्या दिख रहा होगा? हेड ऑफिस के रिकॉर्ड्स में बैंक अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस के रिकॉर्ड्स में गुड्स सेंट अकाउंट, इसी का अपोजिट बैलेंस, तो उस पे दिखाएंगे। तो ये होगा रूल्स। मॉनेटरी आइटम्स क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम्स स्पॉट रेट, रेवेन्यू आइटम्स एवरेज रेट, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग रेट, हेड ऑफिस बैलेंस गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, एक्चुअल बैलेंस अपीयरिंग इन हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स। क्लियर? अब इसमें अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया, इसमें अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया तो उसको इमीडिएटली P&L में ट्रांसफर करेंगे। इसमें अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया तो वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ब्रांच, ब्रांच के P&L में जाएगा। ये बात चल रही है इंटीग्रल ऑपरेशन की, आई बात समझ में? अब नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, क्या हुआ सर? हाँ, तो अभी आ रहा है क्या? दिखा, बता। अच्छा, ऑल राइट। इंटीग्रल हाथ हो रहा है, बहुत गुजब आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, अगेन conversion of trial balance in following rates. ठीक है, मैं आगे बढ़ूं भी कि नहीं बढ़ूं, क्योंकि हर बच्चा कमेंट कर रहा है, वो डिस्टर्ब ही हो रहा है, वो कुछ लिख थोड़ी रहा है। हेलो, हेलो, अभी नहीं आ रही शायद। हाँ, अभी मैनेजेबल है, फिर भी कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, मैनेजेबल है, इतना रहने दे, बाद में देख लेंगे अब।
चलो मैनेजेबल है सारंग, अभी कुछ मत करना फालतू। ठीक है, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, इसका भी रूल्स देख लेते हैं। पहला, अब थोड़ा सा ना इसको कंपेयर करते जाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल में क्या किया था, मॉनेटरी अलग नॉन मॉनेटरी अलग, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, चाहे वो मॉनेटरी चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, सीधा सीधा सभी चीजों को क्लोजिंग रेट पर। एक डिफरेंस तो ये हो गया, एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, ऑल रेवेन्यू आइटम्स, मतलब इनकम्स और एक्सपेंसेस। इसमें ना थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा है इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए। इन्होंने लिखा है एट एक्चुअल रेट इफ पॉसिबल। एक्चुअल रेट लिख दिया, मतलब हर एक इनकम और हर एक एक्सपेंस को उसके एक्चुअल रेट पर, जब जब वो इनकम और एक्सपेंस को का ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस रेट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा इफ पॉसिबल, अदरवाइज एवरेज। क्वेश्चन में तुम्हें एवरेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो तुम्हें एक्चुअल रेट दे ही नहीं सकते इतना सारा, क्योंकि जितने आइटम्स इनकम्स और एक्सपेंस के हर किसी का रेट अलग, इतने रेट होता ही नहीं है कभी भी, इसलिए हमेशा तुम क्या मानोगे, एवरेज। पर अगर थ्योरी क्वेश्चन आया तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो असेट हो गए, लायबिलिटी हो गए, रेवेन्यू आइटम्स हो गए, हेड ऑफिस अकाउंट एंड गुड्स रिसीव्ड अकाउंट, ये वही सेम, क्या सेम, एक्चुअल बैलेंस इन हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स, एक्चुअल बैलेंस इन हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स। एक्चुअल बैलेंस इन हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब यहां जो डिफरेंस आएगा, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं, भूल गया एक चीज लिखना मैं, ओपनिंग वाला वो भी सेम है वैसे तो। ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग रेट्स, ओपनिंग रेट। अब यहां जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, वो P&L में नहीं जाएगा। क्यों, लॉजिकली कैसे याद रखना है आपको, इंटीग्रल जुड़ा हुआ हेड ऑफिस का ही पार्ट, मतलब हेड ऑफिस से उसको अलग नहीं देख सकते, वो हेड ऑफिस का ही है। तो हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है ना, वो अपना ही पार्ट है, अब जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपने P&L में डालो, क्या दिक्कत है। पर नॉन इंटीग्रल अलग, तू अलग मैं अलग, जब अलग अलग है तो उसको P&L में नहीं दिखाएंगे। ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। इस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व को कहां दिखाओगे, अंडर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट के अंदर ये रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा। पॉजिटिव अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, नेगेटिव अगर डेबिट बैलेंस है तो। रिजर्व एंड सरप्लस ये नेगेटिव दिखेगा FCTR अगर डेबिट बैलेंस है तो। अच्छा ये FCTR है, ये डिफरेंट है, ये अलग है किससे, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम FCMIT डिफरेंस अकाउंट। दोनों में अलग अलग, FCTR अलग, FCMIT अलग। FCMIT पैरा 46, FCMIT डेफर एंड अमोर्टाइज एवरी ईयर,
FCTR नो डेफर अमोर्टाइज, नो डेफर अमोर्टाइज, FCTR कभी डेफर अमोर्टाइज नहीं होता। नो डेफर्ड एंड अमोर्टाइजेशन इज अलाउड। आप इसका डेफर एंड अमोर्टाइजेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसका डेफर अमोर्टाइजेशन नहीं कर सकते हो। सही आ रहा है वॉइस, फालतू बात करते हैं कुछ बच्चे, डिस्टर्ब कर दिया। चलो एक्शन, अभी इसके नीचे लिखो whether FCTR can be transferred to P&L। क्या FCTR कभी P&L में ट्रांसफर हो सकता है? क्योंकि ऊपर तो मैंने बोला कि भाई नो डेफर एंड अमोर्टाइजेशन, तो FCTR कभी P&L में जा सकता है? आंसर इज यस। कब जाएगा ये FCTR P&L में? कब जाएगा? हो सकता है इसका थ्योरी में पूछा जाए आपसे या प्रैक्टिकल में इसका पॉइंट दे दिया जाए। FCTR P&L में कब जाएगा? FCTR P&L में कब जाएगा? जब, पहला रीजन, जब नॉन इंटीग्रल को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये FCTR कैसे जनरेट हुआ था अभी? FCTR किसके ऊपर जनरेट हुआ था? इंटीग्रल के ऊपर कि नॉन इंटीग्रल के? तो मैं कह रहा हूं कि नॉन इंटीग्रल को खत्म करके उसको इंटीग्रल बना दिया गया, तो FCTR का आएगा, फिर उसको P&L में डाल दो। समझा कि नहीं? तो व्हेन, नीचे लिखना है पहले यस, यस कब? व्हेन नॉन इंटीग्रल is converted into integral operation। जो FCTR है वो नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा केस, यस, हाँ वो P&L में जा सकता है। कब जा सकता है? दूसरा केस, P&L में जा सकता है पहला, जब वो नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा केस, व्हेन नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज डिस्पोज्ड। डिस्पोज मतलब बेच डाला। तो सब्सिडरी को, नॉन इंटीग्रल के में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, उसको खत्म कर दिया, उसको बेच दिया, खत्म। जब बेच दिया तो FCTR को P&L में चार्ज कर लेंगे। सो FCTR इन दो केसेस में मोटा मोटी आपका P&L में जाता है, और पूरा जाता है। समझा कि नहीं समझा? एक आखिरी केस और है, यस बट पार्शियल ट्रांसफर टू P&L। कब? जब व्हेन पार्शियली सोल्ड। पार्शियली सोल्ड मतलब पहले वाले केस में पूरा खत्म कर दिया, दूसरे वाले केस में आधा खत्म। आधा खत्म क्या होता है सर? हमने सब्सिडरी में 100% इन्वेस्टमेंट किया था, हमने 100% इन्वेस्टमेंट किया था सब्सिडरी में, तो वो सब्सिडरी हमारी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन बन गई। अब हम उस सब्सिडरी को हमेशा जब कन्वर्ट करते हैं तो FCTR बनाते हैं। ठीक है, पहला केस, मैंने 100% इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी का बेच डाला, अब मेरी सब्सिडरी वो है ही नहीं, तो जब पूरी सब्सिडरी नहीं है तो पूरा FCTR P&L में। दूसरा, सब्सिडरी 100% की थी पर मैंने सिर्फ 20% इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो 80% मेरे पास है, तो 20% बेचा है, तो फिर 20% ही P&L में जाएगा। समझा कि नहीं? 20% ही P&L में जाएगा।
ऐसा। क्लियर? ठीक है, सो ये था आपका फॉरेन ब्रांच। इंडिपेंडेंट के अंदर अभी हमने किया फॉरेन ब्रांच। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फॉरेन ब्रांच के। ये डोमेस्टिक है। ये डोमेस्टिक है। ये आ गई फॉरेन ब्रांच। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। मेजर्स रानी एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट सिंगापुर। सिंगापुर में नाम देखो, रानी एंड कंपनी, सही है। मेजर्स रानी एंड कंपनी हैज हेड ऑफिस एट सिंगापुर। सिंगापुर में हेड ऑफिस है तो इसका मतलब इनकी रिपोर्टिंग करेंसी सिंगापुर डॉलर होगी। ब्रांच एट दिल्ली। ब्रांच एट दिल्ली मतलब दिल्ली जो है, दिल्ली ब्रांच मतलब रुपया, रुपया फॉरेन करेंसी हो जाएगी उल्टा। ब्रांच जहां पर होती है वो फॉरेन करेंसी होती है, समझ रहे हो कि नहीं? जहां पर ब्रांच होती है वो कौन सी करेंसी बन जाएगी? फॉरेन करेंसी। तो दिल्ली इज इन कौन सी ब्रांच है ये? दिल्ली इज अ, अरे बोलो ना, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। दिल्ली branch furnishes you with the following trial balance and additional information thereafter. Rupees in thousands, stock, purchase, sales, sundry debtors, creditors, bills of exchange, wages, rents, rates, taxes, sundry expenses, computers, balance, bank balance, Singapore office account. कंप्यूटर्स वर परचेज, अच्छा इंटीग्रल है ना, तो अपने को मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी करना पड़ेगा। तो चलो शुरू से बताओ, ओपनिंग स्टॉक कौन सा रेट? ओपनिंग रेट, पहले रेट देख लेते हैं। नीचे नीचे रेट्स दिए हुए हैं, 50 रुपए पर सिंगापुर डॉलर ओपनिंग, क्लोजिंग 52, एवरेज 51, ठीक है ना? चलो बताओ, सबसे पहले स्टॉक कितना? 50, कितना आएगा बताओ? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों किया? सोचो मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे आप ऑलरेडी रुपये में बैठे हो और ये 50 रुपये, रुपये को रुपये से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? रुपये को रुपये से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 600,000 है, 600,000 है, डिवाइडेड बाय 50 रुपया, कितना आ जाएगा? 12,000। मतलब अब सब डिवाइड डिवाइड होंगे, रुपये को रुपये से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। ठीक है, परचेज सेल बोलो। हाँ अरे आप अमाउंट बोलो, आप अमाउंट मतलब रेट बोलो, रेट 51। डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स क्रेडिटर किस में आएंगे? डेटर्स क्रेडिटर्स आपके कौन हो गए? मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? मॉनिटरी, कितना? 52। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल पेपर, ये भी आपका मॉनिटरी होता है, 52। वेजेस, हाँ 51।
रेंट रेट्स टैक्सेस 51, सन्ड्री एक्सपेंसेस 51, कंप्यूटर 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 नॉन इंटीग्रल है कि इंटीग्रल है? हमारा क्वेश्चन नॉन इंटीग्रल है कि इंटीग्रल है? इंटीग्रल के अंदर कंप्यूटर क्या होगा, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? कंप्यूटर क्या होगा, नॉन मॉनिटरी। वैल्यू थोड़ी हमेशा सेम रहेगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर की वैल्यू हमेशा सेम थोड़ी रहेगी। नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी के केस में अपन क्लोजिंग रेट लेते ही नहीं है। कौन सा लेते हैं? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट नीचे दिया हुआ है देखो, कंप्यूटर वर एक्वायर्ड फ्रॉम अ रेमिटेंस ऑफ सिंगापुर डॉलर 12,000 रिसीव फ्रॉम सिंगापुर हेड ऑफिस एंड पेड टू सप्लायर, डेप्रिसिएशन 40। तो 12,000 साथ साथ दिया हुआ है, तो कंप्यूटर किस पे आएगा? $12,000 पे आएगा स्पॉट रेट, उसी दिन का रेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था। और 12,000 करने के बाद डेप्रिसिएशन डायरेक्टली लगाएंगे बाद में। बैंक बैलेंस मॉनिटरी 52, सिंगापुर ऑफिस अकाउंट ये क्या है? एक्चुअल है क्या? एक्चुअल। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिल्ली ब्रांच, वो तो ठीक है, बात की बात है, ये रुपीस में दिया हुआ है, बाद में देखेंगे। कन्वर्जन इन सिंगापुर डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। अच्छा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए। दिल्ली ब्रांच अकाउंट showed a debit balance of Singapore dollar 59,897.43 on 31 मार्च 19 in the head office books and there were no items pending for reconciliation। क्या होगा ये आइटम का? क्या होगा इस लाइन का? क्या होगा? ये जो अमाउंट है इसका क्या रेलेवेंस है? ये 59,897 का मतलब क्या हुआ? दिल्ली ब्रांच अकाउंट शोड डेबिट बैलेंस इन सिंगापुर डॉलर इन द हेड ऑफिस बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में दिल्ली का अकाउंट, मतलब ये एक्चुअल, ये है इसका 59,897.43, ठीक है, एक्चुअल बैलेंस आ गया। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब वो रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब P&L, रेवेन्यू स्टेटमेंट मतलब P&L। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, रिपोर्टिंग करेंसी में। हाँ बताओ, एक एक करके आइटम बाय आइटम बताते जाओ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 18, क्वेश्चन नंबर 18। ट्रायल बैलेंस, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। ट्रायल बैलेंस इन डॉलर्स। हाँ बताओ, पहला आइटम कौन सा है? स्टॉक ओपनिंग, कौन सा रेट था? 50, बोलो। 12,000। नेक्स्ट, परचेजेस एंड सेल्स, कौन सा रेट? 51, करके बताओ। 31 ने पूरा बताओ ना बेटा, रुपीज इन थाउजेंड से तो पूरा बताना पड़ेगा। 1600 थाउजेंड है ना, पूरा बताना पड़ेगा ना भाई। 31,372.55। सेल बोलो। एक ये परचेज फिर से बोलना। 37, तुमने बताया था ना, लिखा नहीं क्या? $31,372.55। हाँ, सेल्स 47,058
58.82। ठीक है, परचेज सेल के बाद कौन सा रेट? 52। 384.61 62। क्रेडिटर नहीं बताओगे क्या? 11,500। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फोर 4615.38। 92.77। उसके बाद वेजेस 51। हाँ, 21,960.78। 0.08। 78 है। दो बच्चे 78 बोल रहे हैं, एक बच्ची 08 बोल रही है, बाकी बच्चे चुप बैठे हैं, तो मतलब मैं दो की बात मानूंगा। छोड़ो। 3 चौथा यहाँ पर ऑनलाइन। हाँ, वेजेस के बाद नेक्स्ट। फिफ्टी वन। ठीक है, नेक्स्ट। $6,051। कंप्यूटर्स 12,000। नेक्स्ट। बैंक बैलेंस क्या है? 52 होगा ना? 10,000। और सिंगापुर हेड ऑफिस अकाउंट एक्चुअल क्रेडिट में ना 59,897.43। अब बस डिफरेंस निकालिए।
इक्वल आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? हाँ तो इक्वल ही हुआ एक तरीके से, 0.01 मतलब इक्वल ही आ रहा है मतलब। अरे वाह, गजब हो गया, सच्ची में गजब हो गया ये तो। इक्वल ही आ रहा होगा क्योंकि इनके अगर आंसर में अपन देखें तो इनके आंसर में कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस कहीं पर नहीं दिख रहा, मतलब सही में नहीं है, ये आ गया इक्वल। टोटल बोलो, टोटल किया था क्या? चलो छोड़ दो, अभी वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो नहीं तो छोड़ो। अभी बनाएंगे क्या? अब आपको क्या बनाना पड़ेगा इससे, आपको क्या निकालना है? पी एंड एल। अब सुनो पहले मेरी बात समझ लो, पी एंड एल में क्या क्या आएगा ऊपर से बताओ, क्या क्या आएगा ट्रेडिंग पी एंड एल में, क्या क्या आएगा? हाँ, एक तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, हाँ, परचेज सेल आएगा, वेजेस आएगा, ट्रेडिंग ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं अपन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब आता है भाई? ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज सेल आएगा, वेजेस आएगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। इन तीनों के अलावा और क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, इसमें नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका? क्लोजिंग स्टॉक कितना है उसका? 15,60,000 डिवाइडेड बाय 52, तो $30,000 का 15,000 आए, $30,000 का ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर पीएनएल में क्या क्या आएगा? जीपी, एक तो जीपी निकलेगा, उसके बाद रेंट, एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन कितना आएगा? तो 12,000 का कंप्यूटर है, उसके ऊपर रेट क्या है डेप्रीसिएशन का? 40%। डेप्रीसिएशन आएगा 4,800 और फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, समझा कि नहीं? नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पीएनएल में, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में, और फिर बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंप्यूटर लेस डेप्रीसिएशन, बैंक बैलेंस और हेड ऑफिस। ठीक है, बन जाएगा, सिंपल, क्लियर? इस तरीके से ये आ गया आपका इंटीग्रल। हाँ हाँ, मतलब मैं भी बोल रहा था कि अपन आगे बढ़े, ये तो ठीक है ना, तुमने ही तो बुक करवाया मेरे को, मैंने कौन सा वो क्या किया, तुम्हें तो आ ही गया ना ये। ठीक है, अभी और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन 18 हो गया, 17 तो ऑलरेडी डन है। देखो ये क्वेश्चन सेम है, पर इसमें सिर्फ मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या एक्स्ट्रा है। मई 22 में आया था ये, 2022 क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या अलग है वो देख लेते हैं। डीएम दिल्ली हैज अ ब्रांच इन लंदन विच इज इंटीग्रल। डीएम दिल्ली हैज अ ब्रांच इन लंदन, चलो ये नॉर्मल है, ब्रांच इन लंदन है, लंदन में ब्रांच है, मतलब ये पाउंड होगा, पाउंड को रुपी में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। एट द ईयर एंड 31 मार्च 21 द बैलेंस शीट द ब्रांच फर्निश द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। अब क्योंकि इंटीग्रल है तो चलो एक एक करके, स्पॉट, ओपनिंग, एक्चुअल,
एवरेज, क्लोजिंग, 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 एक्चुअल, एवरेज, यही होगा। इन हेड ऑफिस बुक्स द ब्रांच अकाउंट स्टूड एज फॉलोज। ब्रांच हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 17-20 किसका रिप्लेसमेंट है? 17-20 किसका रिप्लेसमेंट है? इसका 17-20, समझा कि नहीं? और गुड सेंड टू ब्रांच 49,26,000 किसका रिप्लेसमेंट है? इसका 49,26,000, समझ रहे हो कि नहीं? आगे और क्या है? फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, असेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम ऑन WDV। 31 मार्च को एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं था, ये पिछले क्वेश्चन में नहीं था। उसने आपको डॉलर के नीचे, डॉलर में उन्होंने आपको कुछ क्लोजिंग चीजें दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो चलो ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 16। अपन क्या करेंगे, एक बनाएंगे अपन एक्सपेंस का अकाउंट, मेरे साथ बनाओ। एक बनाएंगे अपन एक्सपेंस का अकाउंट। आपको 99% टाइम्स क्वेश्चन में इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल गिवन होगा, पर अगर गिवन नहीं है तो क्या हिंट दी होगी आपको? वो स्पॉट रेट देगा ही नहीं। स्पॉट रेट कब चाहिए होता है? इंटीग्रल में, वो देगा ही नहीं, तो समझ जाना कि नॉन इंटीग्रल है, ठीक है ना? वो आपको स्पॉट रेट नहीं देगा। अगर उसने आपको स्पॉट रेट दे दिया तो फिर इंटीग्रल है, मतलब हमें नॉन इंटीग्रल नहीं करना है, समझा कि नहीं? अब स्पॉट रेट दे दिया, पर वो बोल रहा है कि एक्टिविटीज जो होती हैं वो ब्रांच की सेपरेटली कंडक्ट होती हैं। नॉन इंटीग्रल, स्पॉट रेट का कोई काम ही नहीं है, वो उलझाने के लिए दिया है। मतलब आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ओवरऑल, नॉट नेसेसरी की सिचुएशन जैसी बोली जाए वैसे ही आए, ओवरऑल अलग 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 सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा। ऑल राइट, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक्सपेंस की बात कर रहे थे अपन। एक्सपेंस 31 मार्च 2021, मतलब क्लोजिंग की ओपनिंग 31 मार्च 21 क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, प्रीपेड मतलब असेट। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी आती है इधर, टू बैलेंस कैरिड डाउन $400, नहीं डॉलर है, पाउंड है, पाउंड है, इन पाउंड। और असेट आता है क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन 200। और ट्रायल बैलेंस में अपन देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस कितने हैं। ये रहे, ये एक्सपेंसेस कौन से साइड में आएंगे? थोड़ा दिमाग चलाओ, ये एक्सपेंस डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? एक्सपेंस कौन से साइड में लिखूं? ऊपर कौन से साइड में? तो डेबिट में लिखेंगे, पे कर दिया होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक किया होगा, तो सिंपल जो साइड में है मैं उसी साइड में लिखूंगा। मतलब टू कैश, मतलब पेमेंट हुआ एक्सपेंसेस का, मतलब ये ट्रायल बैलेंस वाला हिस्सा कितना था? तो अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालो जो जाना चाहिए आपके P&L के अंदर। कितना? 5,000। ये निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर। अब इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे लेंगे? जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जब अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इन रुपी, तो एक्सपेंस अपन 5,000 से एवरेज को लेंगे। एवरेज कितना है क्वेश्चन के अंदर? एवरेज कितना है? एवरेज 75।
तो मैं 5,000 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3,70,000। फिर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लूंगा, कितना है 400। और आउटस्टैंडिंग क्या होता है? मॉनेटरी आइटम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी होती है, मॉनेटरी आइटम। और प्रीपेड एक्सपेंस भी एक असेट होती है, मॉनेटरी आइटम। तो 200 पाउंड दोनों को क्लोजिंग पे लूंगा। क्लोजिंग कितना है? तो 400 इंटू 77, 3800, 3000। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस ये ऐसे डेबिट क्रेडिट साइड आएगा, समझा? क्योंकि उसने अपने को ओपनिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया था। इसका मतलब अभी तक एंट्री नहीं हुई है। बचपन में पढ़ा था तुमने बहुत पहले, कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर है मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है, उसको एंटर करना पड़ेगा, उसको ट्रायल बैलेंस का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे आएगा, समझ गए? नोट करना है तो नोट कर लो। 77 होगा, गलती से 75 लिख दिया होगा, पर अमाउंट शायद सही आ रहा होगा। यस, यहां तक क्लियर? तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और कुछ तो कुछ खास नहीं है, मतलब बस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा होगा। हाँ जी, आगे बढ़े। और क्या, और क्या, और क्या? चलो एक लगे हाथ नॉन इंटीग्रल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 नॉन इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ो जल्दी एक बार प्लीज। Moonstar has a branch at Virginia, Virginia, USA. The branch is a non-integral for the operation of Moonstar. The trial balance of branch on 31st March 2020. ठीक है, डॉलर में दिए हुए हैं। अब नॉन इंटीग्रल बोल दिया, चलो नीचे से ओपनिंग क्लोजिंग निकालो, कहाँ है? 1st April rate was 47, 31st March rate was 50, एवरेज रेट 45। तो अभी हमें चाहिए, एक सेकेंड, ओपनिंग कितना बोल रहा है? 47, क्लोजिंग कितना बोल रहा है? 50, एवरेज कितना बोल रहा है? 45। और एक और रेट दिया उसने, फिक्स एसेट जब परचेज किए गए थे तो 43 चल रहा था, काम का ही नहीं है क्योंकि नॉन इंटीग्रल है।
47, 50, 45, चलो शुरू से। ऑफिस इक्विपमेंट 50, 50 क्यों? अब मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी देखने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर फिक्सचर 50, स्टॉक ओपनिंग 47, परचेजेस सेल्स दोनों 45, गुड्स सेंट एक्चुअल सैलरी 45, कैरेज 45, रेंट सब 45 है। कहाँ तक? 45, हेड ऑफिस अकाउंट एक्चुअल, डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक कैश 50, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग तरीका पता चल चुका होगा आपको, आप भी जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे नहीं समझा क्या? ठीक है नेक्स्ट। डेप्रीशिएट ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्नीचर बाय 10% एट WDV हो जाएगा। द हेड, अच्छा अभी तक डेप्रिसिएशन लगाया नहीं गया, अगर लगाया गया होता तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता डेप्रिसिएशन, तो इसको कन्वर्ट करके डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लगा के आप P&L में डाल दोगे। हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू ब्रांच 1580, भैया मिल गया 1580। हेड ऑफिस शोज द अकाउंट 2050 फ्रॉम ब्रांच 2050, ठीक है। स्टॉक क्लोजिंग कौन सा रेट? 50, 50 आएगा ना। देयर वर नो ट्रांजिट एट द एंड और एट द स्टार्ट, ठीक है। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट्स गिवन कन्वर्टिंग डॉलर इनटू रुपीज, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रांच एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या ऑपरेट होगा, ठीक है ना, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बस हमारा कर। अच्छा यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? FCTR में। FCTR कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। ये तुम निपटा लेना क्वेश्चन नंबर 13। ये मुझे इजी लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है, इजी इजी लग रहा है, खुद से निपटा लेना। ये डोमेस्टिक है, ये अच्छा क्वेश्चन है पर अभी अपने पास टाइम बचा नहीं है ज़्यादा करने के लिए, तो ये है इंटीग्रल का। अच्छा क्यों है सुन लो। लखनऊ ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, कैनबेरा ब्रांच ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो ठीक है, वो सब ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर है ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक 20 के ऊपर रिजर्व है, एक तो ये रीज़न है। हेड ऑफिस ऑलवेज सेंट गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, ऐसी लाइन अभी तक हमने अपने क्वेश्चंस में नहीं देखी। मतलब स्टॉक रिजर्व निकालने के चक्कर में दिया हुआ है कि जो हेड ऑफिस है उसका कॉस्ट 100 होगा तो वो भेजदा कितने पे है? 125 पे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिख रहा है ये 3125 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 3125 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, तो स्टॉक रिजर्व निकल आएगा इसमें से 625 का स्टॉक रिजर्व निकल आएगा। समझा कि नहीं समझा? अब या तो अच्छा ये तो मैंने डॉलर में निकाला, ये तो मैंने किस में निकाला? डॉलर में। तो ये मैं इसको या तो फिर मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? क्लोजिंग में, रेट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक पे निकाला है ना, तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोजिंग रेट अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ। प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट 5%। अब ना ये जो प्रोविजन है ये ना डॉलर में बनाने की जरूरत नहीं, पहले नॉर्मली कन्वर्ट कर लो, रुपी में आ जाएगा, फिर उसके ऊपर डायरेक्ट 5% बनाओ, ठीक है ना। डायरेक्टली ऑन रुपी, या आप रुपी पे ऊपर डायरेक्टली बनाओगे। डेप्रीसिएशन ऑन प्रोवाइडेड बिल्डिंग 10%, मशीन 10%, ये भी डायरेक्टली ऑन रुपी। अब डायरेक्टली रुपी पे ऊपर डेप्रीसिएशन हुआ, प्रोविजन हुआ, ये सब आप ना डायरेक्टली बनाया करो, ठीक है। कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज फॉर फिक्स असेट। एक बार करके देख सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया स्टॉक रिजर्व का फंडा, समझ रहे हो कि नहीं?
हाँ अच्छा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व देखोगे तो 4 है। किसकी बुक्स में? हेड ऑफिस की बुक्स में, मतलब ये ऑलरेडी रुपी में है, ये ऑलरेडी क्या है, 4,000 का है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का भी जो रिजर्व होगा वो रुपी में कन्वर्ट करके हेड ऑफिस दिखाएगा अपनी बुक्स में। मैंने तुम्हें डिपेंडेंट में समझाया था कि स्टॉक होता है ब्रांच का, पर उसके अंदर रिजर्व कौन दिखाता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस रिजर्व दिखाता है अपने P&L में। मैंने बोला था, बताया था बहुत पहले, फाइनल अकाउंट सिस्टम में ही बता दिया था। तो फाइनल अकाउंट सिस्टम होलसेल प्राइस बेसिस वाले वर्किंग में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच के ओपनिंग क्लोजिंग में जो रिजर्व निकलेगा वो हेड ऑफिस अपने अपोजिट साइड में दिखाएगा। क्लोजिंग का दिखेगा डेबिट साइड ऑफ P&L और ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व दिखेगा क्रेडिट साइड ऑफ P&L। ये मतलब बताया था, 2-4 दिन पहले ही बताया था मैंने। तो ये एक है लेवल वाला क्वेश्चन। अगर आपको फॉरेन ब्रांच एक्चुअल में करके जाना है एग्जाम में तो ये लेवल वाला क्वेश्चन है जो करके जाना चाहिए। अभी मैं डिस्कस कर लिया है, ट्राई करके आना, मैं अगली क्लास में इसको करवाऊंगा, मतलब मैं बता देना मुझे तो मैं आपको करवा ही लूँगा अगली क्लास में, मतलब कल। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन फॉरेन ब्रांच आप देख रहे हो, मई 18, नवंबर 18, मई 19, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत इजी लग रहा है, ये क्वेश्चन इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं खास, सिर्फ कर एडजस्ट, सिर्फ आपको कन्वर्जन करने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद और ये तो डोमेस्टिक का है, डोमेस्टिक सेम एज 90, मतलब ये हो गया होगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच, फोर्थ फॉरेन ब्रांच, इंटीग्रल, नहीं भैया तुम कर लेना, आसान लग रहा है, पूरा सेम टू सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया था 18-19 समथिंग कोई है वही। अरे ब्रांच इन इंडिया, उसी टाइम वो डिवाइड डिवाइड कर रहे थे ना अपन, अमाउंट भी वही है क्या? सिमिलर, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18 था। तो ये खुद से ट्राई चाहो तो कर लेना है, तो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करके देख लेना। ये तो इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो फॉरेन ब्रांच का एक ही क्वेश्चन मेरे ऊपर पेंडिंग रखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला 10, वो मैं कल करवाऊंगा, आप ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद अपना कल वो क्वेश्चन करने के बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच शुरू कर देंगे। अगर टाइम मिला तो पूरा ख़त्म कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत बचेगा तो परसों, परसों में फिर अपना नया टॉपिक भी शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रांच खत्म होने की कगार पर है, और ब्रांच खत्म होने के बाद अपन कौन सा टॉपिक करेंगे? ब्रांच खत्म होने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। क्या बात कर रहा है ऐसा? ब्रांच मैंने कहीं नोट किया था क्या कुछ? नहीं, नोट नहीं किया था मैंने, मैंने कहीं नोट करवाया था यार आपको। हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ नोट करवाया था। नहीं मैं वो तो बीच में बोले होंगे, पर मैंने सीक्वेंस तो मेरे को नहीं पता। हाँ एक सेकेंड, रुको। हाँ बताओ क्या क्या बोला था? AS11 हो गया, ब्रांच चल रहा है, कैश फ्लो बोला था क्या, और क्या? इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि जिनको सिलेक्टिव करवाना है मुझे, सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट बोला था, जो टॉपिक सिलेक्टिव करवाने हैं वो अलग लिख रहा हूँ, जो पूरे पूरे करवाने हैं वो पूरे पूरे लिख रहा हूँ, ये फुल वाले हैं। और फाइनेंशियल, उसके क्वेश्चन ही करवाने हैं, सिलेक्टिव करवाना है फाइनेंशियल से, मुझे पता है तुम लोगों को क्वेश्चन करने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट का एक ही क्वेश्चन करवाना था, मेमोरेंडम मैंने तुम लोगों को बोला था वही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव करवाना है। और हायर परचेज, ठीक है हायर परचेज बोला होगा। और
AS10 AS16 है ना। AS2 के क्वेश्चंस। चलो ये तो ब्रांच अपना होने के बाद कैश फ्लो ही कर सकते हैं अपन चाहो तो। अगर करना हो तो अपन कैश फ्लो कर सकते हैं, या तो कैश फ्लो या तो इन्वेस्टमेंट, जो दोनों में से बोलना हो। कैश फ्लो ही कर लेंगे, लाइन से ही करते हैं, ठीक है कैश फ्लो करते हैं पहले, फिर बीच में कोई एएस उठा लेंगे। तो कुल मिला के ऐसा है। अच्छा 3 दिन तो अभी तो गणपति विसर्जन यहाँ पर होगा ही नहीं, और अब मैं घर से ही लूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास अपनी 11:30 बजे चलेगी। अब हर क्लास 11:30 बजे होगी मेरी, क्योंकि मैं 11:15 बजे CA फाइनल की क्लास से फ्री होता हूँ। मुझे आधा पौन घंटा चाहिए थोड़ा सा रेडी होने के लिए। सो अपनी क्लासेस का टाइम 11:30 रहेगा। और कल क्लासेस, कल की आपकी कोई क्लास ऊपर नीचे तो नहीं है? लॉ की 11 बजे बोलिए, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, तो वो जो भी होगा कल की क्लास अगर ऐसा है तो ऊपर नीचे अपन कर लेंगे। अगर वो 11 लेंगे तो मैं थोड़ा सा और आगे ले लूँगा, फिर मतलब उनकी जब खत्म होगी उसके बाद ले लूँगा मैं, है ना। क्लैश नहीं करने देंगे अपन, ठीक है। क्योंकि कल छुट्टी है मेरी रेगुलर क्लास की, रेगुलर क्लास की छुट्टी है, तो फिर दिन में मैं क्लास एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, समझ आ गया। अपन कल मुलाकात करते हैं। टाइमिंग मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो RR वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू।